हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं डीएलएड परीक्षा 2023 के लिए कुछ महत्वपूर्ण टीचिंग एप्टीट्यूड से एमसीक्यू। तो यहाँ पर 50 एमसीक्यूज़ आज हम सॉल्व करेंगे, जो कि आपके डीएलएड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आपकी डीएलएड परीक्षा 200 मार्क्स की होती है, जिसमें से कि आपके 50 क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे जाते हैं और 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से, 50 मैथ से और 50 जीके से पूछे जाते हैं। तो इसी के क्रम में आज हम देखने वाले हैं 50 क्वेश्चन ऐसे जो कि शिक्षण अभिरुचि से पूछे जाते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए। 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं, हमें बताना है कि अध्यापक को इन सभी में से किसको सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। पहला हमारा है प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बनाना, छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना। तो उपरोक्त सभी ये ऐसे तत्व हैं जो कि अध्यापक जो है इनको महत्व देता है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है। तो अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है छात्रों का विश्वास। तो छात्रों का विश्वास यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें नीचे एक कथन दिया जा रहा है, यदि यह कथन सत्य है तो आपका उत्तर क होगा, यदि असत्य होगा तो आपका उत्तर जो होगा वो ख होगा, और यदि कथन केवल एक मत है तो उत्तर ग होगा, और यदि कथन दुराग्रह हो तो घ पर आप टिक लगाएंगे। तो हमारे पास जो कथन है वो है, जो लोग शिक्षण व्यवसाय को अंतिम विकल्प के रूप में मजबूरी में अपनाते हैं वे कभी भी अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो इसको अगर आप सत्य समझते हैं तो आप क पर टिक लगाएंगे, असत्य समझते हैं तो ख पर लगाएंगे, और यदि आप समझते हैं कि एक ही मत है तो आप ग पर लगाएंगे, और यदि आप समझते हैं कि दुराग्रह है तो घ पे लगाएंगे। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि ग। ठीक है, यदि केवल कथन केवल एक ही मत है, ठीक है, तो यहाँ पर ग राइट आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है, नीचे 2 आधिकारियाएं तथा एक निष्कर्ष दिया जा रहा है, यदि आधारिका सत्य है और निष्कर्ष भी सत्य है तो क पर टिक लगाएं, यदि आधारिका तथा निष्कर्ष दोनों असत्य हैं तो ख पर टिक लगाएं, यदि आधारिका असत्य है किंतु निष्कर्ष सत्य है तो क्या करें, तो आप ग पर टिक लगाएं, और इसी प्रकार से यदि आधारिका सत्य है किंतु निष्कर्ष जो है असत्य है तो आपका जो उत्तर होगा वो घ होगा। तो हमारे पास 2 आधारिका हैं, जिसमें बोला है सभी मनुष्य मरणशील हैं, और उसमें बोला है राम एक मनुष्य है। तो देखिए, जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा क। ठीक है, सभी मनुष्य मरणशील होते हैं और राम एक मनुष्य है, तो यहाँ पर ये सत्य होगा, तो हमने क पर टिक लगाया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में एक अच्छी समय तालिका के लिए क्या आवश्यक है। तो एक अच्छी समय तालिका के लिए क्या आवश्यकता है, सब जो कठिन विषय हैं उनको सुबह में जल्दी से रखा जाए, 2 कठिन विषयों के कालांश के बाद एक आसान विषय रखा जाए। तो ये कालांश का मतलब होता है 2 पीरियड के बाद हमें एक जो है इजी सब्जेक्ट रखना होगा, फिर उसके बाद कालांश भी क्रियाओं में विविधता का प्रावधान करना होगा। तो उपरोक्त सभी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। आप एक बात और ध्यान रखना, डीएलएड या फिर बीएड के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनमें जब टीचिंग एप्टीट्यूड से आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपका मोस्टली इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें उपरोक्त सभी जो है राइट आंसर होता है। ठीक है, इसको भी आप एक बार ध्यान में रखना। अब है क्वेश्चन नंबर 6, प्राइमरी कक्षाओं में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए आपका क्या सुझाव है। तो प्राइमरी कक्षाओं में अध्यापकों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, स्कूलों में निगरानी के स्तर को सुधारा जाए, कक्षाओं एवं वर्गों की संख्या के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाए। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, छात्र किस प्रकार के अध्यापकों को पसंद करते हैं। तो इसकी जो यहाँ पर ऑप्शंस हैं वो हैं इस तरफ। तो यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शंस, जो उनकी समस्याओं को हल करने में रुचि लेता है, जिससे उन्हें शारीरिक दंड का भय नहीं होता है, जो टेस्टों की कॉपियाँ जांच करने के बाद उन्हें तुरंत पुष्टपोधन देता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन घ, उपरोक्त तीनों ही, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी जो फेवरेट
फेवरेट टीचर होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी समस्याओं को हल भी करते हैं और उनसे उनको मारने का डर नहीं रहता, जो शारीरिक दंड देते हैं। और टेस्ट की कॉपी क्या करते हैं, तुरंत जांच करते हैं और जल्दी जल्दी फीडबैक भी देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या हो सकता है? लोकतंत्र मजबूत होता है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, अंधविश्वास में कमी आती है। तो उपरोक्त सभी हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाएं तो क्या होगा? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, छात्रों में कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है। तो तीनों ही कारण यहाँ पर हो सकते हैं जब जो है स्टूडेंट्स बोर होने लगते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सा अध्यापक आलोचना का पात्र नहीं बनेगा? वह जो लगातार पढ़ाए चला जाता है और इस बात की कोई परवाह नहीं करता कि विद्यार्थी क्या सीख रहे हैं। तो ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन है, इसमें जो है आलोचना का पात्र शिक्षक हो सकता है। नेक्स्ट है, वह जो समय पर कक्षा में आता है पर इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता कि विद्यार्थी भी समय से कक्षा में आए। तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा। वह जो अपने विषय के बारे में बहुत अधिक तो नहीं जानता किंतु अपने विद्यार्थियों को बहुत अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। तो ये भी हमारा एक तरह से ठीक हो सकता है। अभी पहले हम घ ऑप्शन देख लेते हैं, वह जो नैतिकतावादी है और अपने छात्रों को सदैव नैतिकता का ही पाठ पढ़ाता रहता है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, कि अगर टीचर को खुद उतना ज़्यादा ना भी आए तो वो बच्चों को क्या करता है, प्रेरित करता है ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, अच्छा शिक्षण प्रकार है। अच्छा शिक्षण का कैसे प्रकार होते हैं? प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, फिर है उच्च शिक्षण योग्यताओं एवं विधियों का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ग, जिसमें कि बोला गया है शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का जो है अच्छा शिक्षण प्रकार है। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक सही है? सर्वाधिक सही कथन बताना है हमें। अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो निरंतर अनुसंधान भी करता है। अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो कुछ न करके केवल पढ़ाने पर ध्यान दे। अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो शिक्षण पर कम तथा शोध पर अधिक ध्यान दे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन क। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो निरंतर अनुसंधान भी करता रहता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कक्षा में अध्यापक की भूमिका कैसी होती है? तो कक्षा में अध्यापक की भूमिका देखिए, विद्यार्थियों को सूचनाएं देना, विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को सीखने की क्षमताएं विकसित करना, विद्यार्थियों को कोर्स पास करने के लिए अभ्यास करना। तो कक्षा में अध्यापक की जो भूमिका होती है वो है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करना। तो अधिगम वर्ड जहाँ पर भी आएगा उसका अर्थ होता है लर्निंग। तो टीचर का काम होता है बच्चों के प्रति लर्निंग को बढ़ाना। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ हमें दिया गया है, छात्रों को दंड देते समय अध्यापक के मन में क्या भावना होनी चाहिए? तो छात्रों को जब दंड शिक्षक देता है तो उस वक्त शिक्षक के मन में यह भावना होनी चाहिए कि जो छात्र हैं उसमें सुधार पैदा हो। केवल दंड देने के लिए ही वह क्या कहते हैं, लज्जित करने के लिए या फिर पीड़ा पहुंचाने के लिए शिक्षक दंड नहीं देता है। छात्रों में सुधार पैदा हो इस वजह से शिक्षक दंड देता है। नेक्स्ट है, अनुशासनहीनता पर अधिकतम किसी छात्र को क्या दंड दिया जाना चाहिए? अगर कोई अनुशासनहीनता करता है तो उसका जो दंड है वो क्या होना चाहिए? अब देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ख होगा, छात्र को स्कूल से अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया जाए और यदि वह छात्र क्षमा मांगकर अंडरटेकिंग दे तो उसे पुनः स्कूल में ले लेना चाहिए। अब अगला प्रश्न हमारे पास है, प्रकरण में यौन से संबंधित कोई बात आ जाने पर छात्र बहुत हर्षित एवं प्रफुल्लित हो जाते हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो देखिए, अगर इस तरह का कोई टॉपिक आपके पास आता है तो उस वक्त आप शिक्षण को सामान्य अवस्था में रखेंगे और इस पर कोई भी उत्तेजना नहीं दर्शाएंगे। ठीक है, आपका व्यवहार बिल्कुल उदासीन होना चाहिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर, जिसमें हमसे बोला है, वह सह शिक्षा वाली कक्षाओं में यौन संबंधी बातें करना कैसा है? सह शिक्षा यानी कि कोएड एजुकेशन, जिसमें कि गर्ल्स बॉयज़ दोनों ज़्यादा होते हैं। तो इस पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन
बी, जिसमें कि बोला है इस पर उतनी ही बात की जाए जितना कि प्रकरण में आवश्यकता है। तो जितना टॉपिक में लिखा है उतना ही बताया जाए। अब है क्वेश्चन नंबर 18, एक अध्यापक के रूप में यदि किसी घटना या प्रश्न का मुझे संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलता है तो मैं क्या करूँगा। तो देखिए इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसमें आप उस समय तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उसे स्पष्टीकरण नहीं मिल जाता है, तो आप उसको खोजने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, अच्छा अध्यापक वह है जो। तो अच्छा अध्यापक वह होता है जो क्या करता है, अपने विद्यार्थियों के सच्ची लगन रखता है। तो अपने विद्यार्थियों को सिखाने के लिए अच्छी लगन रखता है, वही अच्छा अध्यापक होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें बोला है किसी कक्षा में प्रवेश के लिए एक निश्चित आयु का निर्धारण क्यों आवश्यक होता है। तो देखिए अगर किसी भी क्लास में एडमिशन लेना है तो उसके लिए कुछ एज लिमिट रखी जाती है। तो ऑप्शंस हमारे पास कई हैं। तो पहला ऑप्शन है क्योंकि पाठ्यचर्या जो होती है आयु की विशेष रुचियों एवं मांगों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है क्योंकि कक्षा में विभिन्न आयु वर्गों के छात्रों के होने से सभी छात्रों को समायोजन में कठिनाई होती है, क्योंकि अध्यापक को सबके साथ जो है समान व्यवहार करने में कठिनाई होती है, और उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला है प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना अच्छा होता है, क्यों होता है मातृभाषा में सबसे अच्छा पढ़ाना, क्योंकि इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है और इससे अध्यापक को अनुभवों को बांटने में भी सुविधा होती है। तो उपरोक्त दोनों यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट है, क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों के प्रगति का क्या होता है पता चलता है। अब है नेक्स्ट, क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए। तो देखिए अध्यापकों के लिए आचार संहिता जो होती है होनी चाहिए, क्योंकि उससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। ठीक है, टीचर्स जो हैं अपने रीज़न बताएंगे पढ़ाने ना पढ़ाने का। फिर है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें पूछा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब हमें बताना है कौन सा कथन गलत है। शिक्षक एक कला है, बिल्कुल सत्य है। शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, यह भी बिल्कुल सत्य है। शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन गो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं, शिक्षक बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, सरकारी स्कूलों की शिक्षा के स्तर को पब्लिक स्कूलों के बराबर लाने का तरीका कौन सा है। तो देखिए सरकारी स्कूलों को अगर हमें पब्लिक स्कूल पर लाना है तो उसका तरीका देख लेते हैं। सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन को घटा दिया जाए, सरकारी स्कूलों में निगरानी के स्तर को बढ़ाया जाए, सरकारी स्कूलों में सतत मूल्यांकन प्रणाली ईमानदारी से लागू की जाए। देखिए खो और गौ बिल्कुल सही है, लेकिन को बिल्कुल गलत है। सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को वेतन नहीं घटाना है। ठीक है, तो घो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षा परम धन है क्योंकि। तो कि इसे कोई चुरा नहीं सकता, इसे जितना बांटेंगे उतना ही यह बढ़ता है, इसे कोई छीन नहीं सकता। तो उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, यदि आपके प्रधानाचार्य आपको पसंद नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे। यदि आपके प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल आपको पसंद नहीं करते हैं तो आप उनसे नाराज़गी का कारण जानना चाहेंगे, आप जानेंगे कि वे उनको क्यों नहीं पसंद करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछा है स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो स्कूल के बाद खाली समय में अध्यापक को स्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए। नेक्स्ट है, छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है। छात्रों में श्रम का महत्व भावना, शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, सभी काम समान रूप से होते हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके अतिरिक्त अभिरुचि की और सकारात्मक अभिवृत्ति दोनों की ही उपरोक्त दोनों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है। तो देखिए शिक्षण अभिरुचि का महत्वपूर्ण पहलू बताना है शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता। ठीक है, पहला यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, बाकी इसके ऑप्शंस गलत हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 32, यदि शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण न हो तो इसका क्या परिणाम होता है। यदि शिक्षक न्याय नहीं करेगा और निष्पक्ष नहीं रहेगा तो इसका परिणाम क्या हो सकता है, इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है।
तो आप हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। शिक्षक को पढ़ाते समय छात्रों की भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षक को मंद गति से सीखने वाले छात्रों को छिड़कना नहीं चाहिए। शिक्षक को मेधावी बालकों का समुचित पथ प्रदर्शन करना चाहिए। तो उपरोक्त सभी हमारे राइट आंसर होंगे। भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की असफलता का क्या कारण है? तो देखिए, अनुदेशकों एवं अन्य कार्यकर्ताओं की लापरवाही, प्रौढ़ों के लिए किसी अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था न होना, उचित निगरानी का अभाव। तो ये सभी कारण हैं भारत की प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में असफलता की। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है? तो स्कूलों में क्या होना चाहिए? नैतिक शिक्षा होनी चाहिए। स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। बिल्कुल सही यहाँ पर ऑप्शन है, क्योंकि आपके सेकंड में लिखा है इस शिक्षा को स्कूलों में देने की कोई आवश्यकता नहीं है लिखा है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें पूछा है, यदि आपको अंतः सेवा प्रशिक्षण के लिए कहीं भेजा जाए तो आप क्या करेंगे वहाँ? तो आप क्या करेंगे? शिक्षकों से अपना संपर्क बढ़ाएंगे, नई नई शिक्षण विधियाँ सीखेंगे, अनुभवी अध्यापकों के अनुभव को सीखेंगे और उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? जब आपका जो है कोई छात्र आपसे स्कूल के बाहर मिलता है तो आप उससे बहुत ही गंभीर होकर व्यवहार करेंगे। नेक्स्ट है, एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? शिक्षक का निजी जीवन जो है पद की गरिमा के अनुरूप ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप चाहते हैं कि बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़कर घर न बैठें बल्कि प्राइमरी शिक्षा पूरी करें, तो इस संबंध में आपका क्या सुझाव है? तो इस संबंध में जो आपका सुझाव हो सकता है वो देखिए, शिक्षा को व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी बनाया जाए, बच्चों का सतत मूल्यांकन किया जाए ताकि बच्चे वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण न हों। और इसके ऑप्शन है, बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ विशेष आर्थिक अभिप्रेरणा दी जाए, और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो सभी इसमें राइट आंसर होंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें पूछा है, स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल न होने का प्रमुख कारण क्या है? तो स्वतंत्र भारत में जो है भारत एक बहुभाषी देश है, इस वजह से जो है यहाँ शिक्षा की समस्याएं हल नहीं हो पा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिससे क्या हो? तो देखिए, शिक्षा का माध्यम ऐसा होना चाहिए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, यानी कि जनसाधारण की भाषा में शिक्षा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्या आप समझते हैं कि छात्र शिक्षक विरोधी होते हैं? तो देखिए, अगर आप ऐसा समझते हैं तो ऐसा बिल्कुल गलत है। नहीं, उनका जो विरोध मात्र उस व्यवस्था से होता है जो उनकी आवश्यकताओं की उपेक्षा करती है। तो इसका मतलब शिक्षक और छात्र विरोधी नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका होता है? तो यहाँ पर शिक्षण की समस्याएं पूछिए, प्रधानाचार्य का होता है, शिक्षाविदों का होता है, सरकार का होता है, या फिर शिक्षकों का होता है? तो यहाँ पर जो है 43 का आपका आंसर शिक्षकों का आएगा, क्योंकि आपसे जो डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं वो शिक्षक होते हैं। नेक्स्ट है 44, आपके विचार में शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह किस पर केंद्रित हो? तो शिक्षा तभी सार्थक होती है जब वह छात्र पर केंद्रित होती है। नेक्स्ट है, आपके विचार में शिक्षण क्या है? शिक्षण एक कला है, शिक्षण एक कौशल है, शिक्षण एक तपस्या है, या फिर शिक्षण एक क्रिया मात्र है? तो शिक्षण यहाँ पर क्या है? एक कौशल है, यानी कि कौशल का मतलब होता है स्किल। शिक्षण एक स्किल है। अब है क्वेश्चन नंबर 46, आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से, प्राइमरी शिक्षा को अगर निःशुल्क किया जा रहा है तो इससे हमें क्या लाभ होगा? तो इससे क्या लाभ होगा? इससे होगा साक्षरता बढ़ेगी। नेक्स्ट है, यदि शिक्षक यह कहे कि मैं जो कुछ करता हूँ उस पर ध्यान न दो, अपितु मैं जो कहता हूँ उसका अनुसरण करो, तो देखिए, इस पे छात्र उसके कहने के अनुसार चलेंगे, छात्रों पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, छात्र शिक्षक की विद्वता का गुण गाएंगे, छात्र शिक्षक का मजाक उड़ाएंगे। तो यहाँ पर छात्रों पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यदि शिक्षक ऐसा बोलेगा कि जो मैं करता हूँ उस पर ध्यान न दो, जबकि जो मैं कह रहा हूँ उसी का अनुसरण करो, तो जो छात्र होंगे वो ऐसा नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, क्या आपके विचार में शिक्षक का व्यक्तित्व जो है वो आकर्षक होना चाहिए? तो देखिए, हाँ, ताकि वह छात्रों को अपने व्यक्तित्व से भी प्रभावित कर सके। तो इसके जो अदर ऑप्शंस हैं वो ऊपर हैं, जो कि यहाँ पर रॉन्ग दिए गए हैं। नेक्स्ट है
जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? भाग्य का अनुकूल होना, अवसर प्राप्त करने की क्षमता का होना, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से न भागना। और यहाँ पर उपरोक्त सभी भी लिखा है, तो उपरोक्त सभी नहीं होगा, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से न भागना इसका सही आंसर होगा। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा है अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो, तो ऐसे छात्र कौन से हो सकते हैं? अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग हैं, यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे, अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाएंगे। तो उपरोक्त सभी ऐसे सभी छात्रों का क्या होता है? शिक्षक क्या करते हैं? उन पर गर्व करते हैं। तो इस तरह से डीएलएड एग्ज़ाम 20 मई को आपका होने वाला है, जिसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के सॉल्व करवाए। तो इसी प्रकार से और वीडियोस भी आपके डीएलएड एग्ज़ाम के लिए आती रहेंगी। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो डीएलएड वाले बच्चे भी सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो डीएलएड एग्ज़ाम वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, और इसकी जो PDF है वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।